नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज आपके लिए बिल्कुल नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरा जो टॉपिक है आज का वो है माइक्रोप्लास्टिक। जैसे आप लोगों को पता है, आमतौर पर ज्यादातर लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते ही हैं। हम, आप सभी अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में प्लास्टिक का यूज किसी न किसी रूप में करते हैं। जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं वो आज हमारे खून का हिस्सा बन चुका है। यानी अब प्लास्टिक सिर्फ बर्तन या किसी प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह लोगों की नसों में भी घुलने लगा है। नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम ने अपनी रिसर्च में पाया कि यह लोगों के खून में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। जिस प्लास्टिक का यूज हम अपने डेली लाइफ में करते हैं वो हमारे खून का हिस्सा बन चुका है। मतलब अब प्लास्टिक किसी बर्तन या किसी प्रोडक्ट तक नहीं रहा। कहने का मतलब है कि यह मनुष्य की नसों में घुलने लगा है। प्रश्न ये उठता है कि माइक्रोप्लास्टिक है क्या। माइक्रो को अगर देखा जाए तो माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म और पर्यावरण और मौसम पर रिसर्च करने वाले दुनिया के टॉप 10 इंस्टीट्यूट नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक, जिसे हम NOAA कहते हैं, कि अपनी रिपोर्ट में पाया कि 5 मिलीमीटर से छोटे यानी कि 0.2 इंच के आकार के प्लास्टिक के कण माइक्रोप्लास्टिक कहलाते हैं। मतलब बहुत छोटा सा पार्टिकल्स जो होगा 5 मिलीमीटर से कम, 0.2 इंच तक के जो प्लास्टिक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। माइक्रो प्लास्टिक एक तिल के बीज के बराबर या उससे भी छोटा होता है और इतनी छोटी सी चीज हम इंसानों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। रिसर्च में यह सामने भी आया है कि प्लास्टिक के कण हमारे शरीर के अंदर खाने पीने के सामान, सांस लेने के दौरान हवा के माध्यम से पहुंचते हैं। यह प्लास्टिक के कण हवा में तैरते रहते हैं, कई बार बारिश के जरिए, कई बार पीने के पानी के जरिए, कई बार जैसे हम प्लास्टिक की बोतल का में पानी पीते हैं ना उसके द्वारा, या प्लास्टिक के पैकेट में रखे हुए वस्तुओं को हम खाते हैं उसके द्वारा यह हमारे शरीर में पहुंचता है और हमारी बॉडी में पहुंचकर हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है। माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक दोनों आमतौर पर प्लास्टिक के बड़े टुकड़ों को टूटने से बनते हैं और हमारे जीवन का एक हिस्सा रूप में आज प्रस्तुत है। ये तो बात समझ में आ रही होगी कि माइक्रोप्लास्टिक हमारे खून में घुल चुका है और हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। देखिए मैं आपको छोटी सी रिसर्च बताती हूँ, आखिर माइक्रोप्लास्टिक से जुड़ी रिसर्च क्या कहती है। जैसे कि हम दांतों को साफ करने के लिए जिस ब्रश का यूज करते हैं उसके जरिए भी यह प्लास्टिक हमारे शरीर में पहुंच रहा है। टेस्ट जब किए गए तो देखा कि शरीर में प्रवेश करता हुआ प्लास्टिक हर मिलीलीटर ब्लड में 1.6 माइक्रोग्राम प्लास्टिक का मिला है और वर्ल्ड वाइड फेडरेशन 2019 की रिपोर्ट से सामने आया है कि हर सप्ताह प्लास्टिक के करीब 2000 छोटे पार्टिकल्स खाने या श्वास के द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंच रहे हैं। कुछ दिन पहले NOAA, जिसे मैंने आपको बताया, नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट हुआ कि लोगों के खून में पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन, स्टायरीन पॉलीमर से बने माइक्रोप्लास्टिक उपस्थित हैं। ये सब के सब पॉलीमर है और मनुष्य के ब्लड में जो माइक्रोप्लास्टिक पहुंचा है वो क्या है? टेरिथिलीन, पॉलीइथिलीन, स्टायरीन आदि पॉलीमर है और यह लोगों के ब्लड सैंपल में भी सामने आया है। अब जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं उस एटमॉस्फेयर में इन सब चीजों से बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश करना चाहिए हमें कि इसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से हम कम से कम प्लास्टिक का यूज करें। कई लोगों के खून के टेस्ट में सामने आया कि करीब 80% लोगों के खून में प्लास्टिक का अंश है। वही पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस के जर्नल प्लास 1 की स्टडी के अनुसार लोगों के नसों में प्लास्टिक बह रहा है, अर्थात ब्लड के साथ अब प्लास्टिक भी बॉडी के अंदर इंक्लूड होके बहने लगा है और जो कई गंभीर बीमारियों का कारण बना है। माइक्रोप्लास्टिक प्रमुख उभरते प्रदूषक में से हाल ही में दुनिया भर के कई स्थानों में चेक किए गए। देखा गया कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से परिवहन कर सकता है। माइक्रोप्लास्टिक आमतौर पर भारी वर्षा के दौरान जल प्रवाह के साथ भूजल में चले जाते हैं, जैसे कि सेप्टिक अपशिष्ट जल में हजारों माइक्रोफाइबर्स पॉलीमर्स होते हैं। आमतौर पर घरेलू अपशिष्ट में फाइबर, सिंथेटिक कपड़े धोने से छोटे छोटे कणों के प्रभाव द्वारा ये भूजल में पहुंचते हैं और कई हजारों पॉलीमर प्लास्टिक भूजल में अपना रास्ता तलाशते हुए ह्यूमन ब्लड के अंदर
इंट्रोड्यूस हो जा रहे हैं। इसके अलावा माइक्रोप्लास्टिक के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो सौंदर्य उत्पादक जैसे कि क्लिंजर, फेस वॉश, सौंदर्य प्रसाधन, बॉडी वॉश के द्वारा जल में अपशिष्ट जल के साथ मिल जाते हैं और फिर वो ह्यूमन बीइंग जब इस जल का यूज, समुद्री जल का प्यूरिफाई करके जो मार्केट में आता है उसको यूज करता है, वो बॉडी के अंदर प्रवेश कर जा रहा है। इसके लिए हमें खुद ही अपने आप को कंट्रोल करना है कि किस तरह से हम प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें। ये तो क्लियर है कि माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमन बीइंग के ब्लड में जा चुका है, लेकिन इसका पता कैसे चला? एक्चुअल में गार्जियन की एक रिपोर्ट में देखा गया कि शोधकर्ताओं ने 22 लोगों के ऐसे नमूने लिए जो कि बिल्कुल स्वस्थ थे और शोधकर्ताओं ने अपनी रिसर्च के दौरान 700 नैनोमीटर से भी बड़े सिंथेटिक पॉलीमर की मौजूदगी उनके ब्लड सैंपल में देखी, जो कि माइक्रोप्लास्टिक थे, जो कि पॉलीएथिलीन टैफ्थलीन से बने हुए थे। इस तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल कपड़े वगैरह धोने वाले पानी में, इसके अलावा जो पीने का पानी हम प्लास्टिक में की बोतलों में यूज करते हैं उसके द्वारा बॉडी के अंदर प्रवेश करेंगे। रिसर्च के अनुसार हर टेस्ट के नमूने में लगभग 1.6 माइक्रोग्राम का प्लास्टिक मिला है और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बात तो साफ है कि 100 माइक्रोमीटर से बड़ा प्लास्टिक 700 नैनोमीटर वाले कण के प्लास्टिक से आसानी से शरीर में पहुंच जाता है और यह लंबे समय तक शरीर के अंदर सर्कुलेट होते हुए सेहत पर एक नेगेटिव इफेक्ट प्रस्तुत करता है। ये तो क्लियर है कि दुनिया भर में प्लास्टिक की समस्या बढ़ती जा रही है और एक अनुमान के मुताबिक 2040 तक महासागरों में प्लास्टिक की मात्रा दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम वेस्टेज मटेरियल को फेंकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ सब बह के समुद्र में जाते हैं और जैसे कि बोतल, खाने पीने के पैकेट्स, वेस्टेज प्लास्टिक मटेरियल हम फेंक देते हैं, फिर वो समुद्र में जाते हैं और फिर वही रीयूज फिर बॉडी के अंदर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर जाते हैं, और जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माइक्रोप्लास्टिक के संभावित खतरों से अधिक मजबूत मात्रात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता है। विशेष रूप से भारतीय मृदा जल प्रणाली में इसके लिए प्रमुख उपाय किए जाने चाहिए। विशेष रूप से भारतीय मृदा जल प्रणाली में इसके लिए प्रमुख उपाय किए जाने चाहिए, जैसे कि स्थलीय वातावरण में माइक्रोप्लास्टिक के वितरण को संबोधित करने के लिए अनुसंधान करने चाहिए। माइक्रोप्लास्टिक को प्रभावित करने वाले मानव जनित प्रक्रियाओं की जांच होनी चाहिए। माइक्रोप्लास्टिक गुणवत्ता पता लगाने के लिए नई नई पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। पारिस्थितिक विषयकता अध्ययन की बहुत आवश्यकता है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र प्रणाली के माध्यम से नैनो प्लास्टिक शरीर के विभिन्न भागों में प्रवेश कर रहा है, इसका समय समय पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। और कपड़ा उद्योग के अपशिष्ट जल को शुद्ध बायोरिएक्टर, मेम्ब्रेन, फिल्टर जैसे उन्नत तकनीकों के द्वारा यूज किया जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत अधिक ज्यादा कुछ नहीं करें हम, तो हम इतना कर सकते हैं कि प्लास्टिक का यूज हम कम से कम करें। मिट्टी में, जैसे कि क्लियर है कि माइक्रोप्लास्टिक की विकसितता को रोकने के लिए मिट्टी में कार्बनिक प्रदूषक, डीजल ऑयल, कीटनाशक आदि दवाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरएक्टली चक्र के रूप में पानी के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा है। इसके लिए जो आजकल प्रमुख जो चर्चा में है वो है एकल उपयोग प्लास्टिक। एकल उपयोग प्लास्टिक चर्चा में आखिर क्यों है? एकल उपयोग प्लास्टिक चर्चा में इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के अनुसार प्लास्टिक के थैले, यानी कि जिन्हें हम कैरी बैग कहते हैं, उनकी मोटाई 75 माइक्रोन से कम है और ये निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय आदि उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। प्रश्न उठता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या? सिंगल यूज प्लास्टिक वे है जो एक बार उपयोग की जाती है, उसके बाद त्याग दी जाती है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि एक बार यूज करने के बाद ये फेंक दी जाती है। बॉडी के अंदर प्रवेश करने से पहले ये क्या होती है, डैमेज कर दी जाती है। मिरुंड फाउंडेशन की 2021 की एक रिपोर्ट में देखा गया कि संपूर्ण विश्व में उत्पादित सभी प्लास्टिक का 1/3 एकल उपयोग प्लास्टिक है, जिसमें 98% जीवाश्म ईंधन से निर्मित होती है। इसका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग से लेकर बोतलें, शैम्पू, डिटर्जेंट आदि की जो बोतलें होती हैं, सौंदर्य प्रसाधन की जो बोतलें होती हैं, पॉलीथीन होते हैं, पॉलीबैग्स होते हैं, फेस मास्क होते हैं, कॉपी, कप, क्लिंग, फिल्म, कचरा बैग जो होता है, खाद्य पैकेजिंग होती है आदि में किया जा रहा है। एकल उपयोग प्लास्टिक प्रभावशाली तो है, लेकिन इसके साथ उसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी हैं। यह अपशिष्ट, पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। कचरे में फेंकी एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुएं भी स्थानीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र दोनों को प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन के वर्तमान प्रक्षेप वक्र पर यह अनुमान लगाया गया कि 2050 तक एकल उपयोग प्लास्टिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 5 से 10% हिस्सा कवर कर सकती है। भारत ने 2019 में चौथी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक प्रदूषण पर
एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है रिसेंटली, जिसमें वैश्विक समुदाय द्वारा मुद्दों को हल करने की तत्काल आवश्यकता को मान्यता दी गई थी। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के हाल ही में संपन्न 5वें सत्र में भारत प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित करने हेतु एक प्रस्ताव पर आम सहमति विकसित करने के लिए सभी सदस्यों, सभी राज्यों के द्वारा रचनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है और इस पर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक का प्रतिबंध लगाने वाला भारत इस समय पहला देश नहीं है। जुलाई 2019 तक 68 देशों ने पृथक श्रेणी के प्रवर्तन के साथ प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे कि हम कह सकते हैं 2002 में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला बांग्लादेश पहला देश बना। न्यूजीलैंड ने 2019 में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन ने 2020 में चरणबद्ध रूप से क्रियान्वयन के साथ प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया है। कोशिश हमें भी करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग ना करें और प्लास्टिक का प्रयोग करने पर हम लोगों को भी मना करें। इसके लिए हमें जागरूकता सृजित करना, उपभोक्ताओं और विज्ञापनों, समाचार पत्र, टीवी विज्ञापनों, सोशल मीडिया के द्वारा एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध के रूप में सूचित करने के लिए बहुत आवश्यकता है। स्थायी विकल्प खोजने के लिए कंपनियों को शोध एवं विकास में निवेश करने की आवश्यकता है। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या का समाधान मात्र सरकार द्वारा का उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि उद्योगों, औद्योगिक क्षेत्र के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं, आपके निर्माता हैं और जो उसके उपभोक्ता हैं, उनको भी कदम आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। साथ ही प्लास्टिक का विकल्प तराशना हमारा ही काम है। हमें ही कोशिश करनी चाहिए, कुछ ऐसी नई शोध करनी चाहिए जो प्लास्टिक का विकल्प बन सके, जो प्लास्टिक के हरित विकल्प को एक स्थायी विकल्प माना जा सके। जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले देखा था कि केरला में प्लास्टिक का यूज करने के बजाय वहां पर केले के पत्ते का यूज करके, साउथ की तरफ को बैम्बू की बास्केट वगैरह बना के यूज करा जा रहा है और प्लास्टिक को इग्नोर किया जा रहा है। तो ऐसे ही हमें भी कुछ इसका विकल्प सोचना है और साथ साथ प्लास्टिक का यूज कम से कम करते हुए अपने को और अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ बनाना है। धन्यवाद।